नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित 3 डरावनी आप बीती सुनाने वाले हैं। अगर आपको ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहली आप बीती, और इन कहानियों को आखिर तक जरूर सुनिए। कहते हैं डर बाहर नहीं, इंसान के दिमाग के अंदर पैदा होता है। लेकिन आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, उसके बाद शायद आपको लगे कि कोई आपके दिमाग के अंदर ही आपको देख रहा है। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी ज्यादातर सड़कों पर ही गुजरती है। सुनसान रास्ते, लंबी रातें और अंधेरा कई बार ऐसे राज खोल देते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये कहानी एक ऐसे ही ट्रक ड्राइवर रघुबीर की आप बीती है, जो नेशनल हाईवे नंबर 33 यानी NH 33 पर घटी थी। इस सड़क को भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी सड़कों में से एक माना जाता है। मेरा नाम रघुबीर है। पिछले 15 सालों से मैं ट्रक चला रहा हूँ। इस दौरान मैंने धूप भी देखी है, तूफान भी देखे हैं, और वो खामोशी भी देखी है जो इंसान की रूह तक को हिला देती है। लोग कहते हैं कि ट्रक ड्राइवर बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन सच ये है कि हमें भी डर लगता है। बस हम उस डर को इंजन की आवाज में दबा देते हैं। ये घटना लगभग 2 साल पुरानी है। उस रात मैं जमशेदपुर से रांची की तरफ जा रहा था। मेरे ट्रक में लोहे की भारी भरकम रॉड्स लदी हुई थी। मेरे साथ मेरा पुराना खलासी यानी हेल्पर छोटू भी था। छोटू अभी इस काम में नया नया आया था। हर मोड़ पर थोड़ा घबरा जाता था, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरे जैसे पुराने ड्राइवर की भी हिम्मत तोड़ दी। रात के करीब 2:30 बजे थे। NH 33 का वो हिस्सा पूरी तरह सुनसान था। दोनों तरफ घना जंगल और बीच में काली चमकती हुई सड़क। उस रास्ते के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर हैं। लोग कहते हैं कि वहां सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है, और जो भी उसे देखकर गाड़ी रोकता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। मैंने हमेशा इन बातों को ढाबों पर सुनाई जाने वाली कहानियां समझकर नजरअंदाज किया था। उस्ताद, गाड़ी थोड़ा तेज चला लो ना, ये जगह ठीक नहीं लग रही, छोटू ने धीमी आवाज में कहा। उसके चेहरे पर पसीना था, जबकि बाहर कड़ाके की ठंड थी। मैंने हंसते हुए कहा, अरे डर मत, ट्रक में लोहा लदा है, तेज नहीं दौड़ा सकते, बस 1 घंटा और, फिर किसी ढाबे पर रुक जाएंगे। लेकिन तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में मुझे कुछ दिखाई दिया। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच कोई खड़ा था। मैंने जोर से ब्रेक मार दी। लोहे की रॉड्स आपस में टकराईं और ट्रक एक झटके के साथ रुक गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सामने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। उस्ताद, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? छोटू घबरा कर बोला। मैंने बाहर झांकते हुए कहा, तूने देखा नहीं, कोई खड़ा था सामने? लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। मैंने सिर झटका और दोबारा ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। हम मुश्किल से 500 मीटर ही आगे बढ़े होंगे कि अचानक ट्रक का इंजन खर-खर करने लगा और अपने आप बंद हो गया। ये बिल्कुल नामुमकिन था। मैंने पिछले ही हफ्ते इसकी सर्विस करवाई थी। मैंने बार बार सेल्फ मारा, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। छोटू, नीचे उतर और बैटरी चेक कर, मैंने कहा। छोटू कांप रहा था। नहीं उस्ताद, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, यहां से अजीब सी बदबू आ रही है। मैंने भी ध्यान दिया। सच में हवा में सड़े हुए मांस जैसी भयानक बदबू फैली हुई थी। मैंने हिम्मत जुटाई, टॉर्च उठाई और ट्रक का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। जैसे ही मेरे पैर ज़मीन पर पड़े, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास ठंडी सांस ली हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने ट्रक का बोनट खोला और इंजन देखने लगा। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। तभी ट्रक की छत से आवाज़ आई, टप टप टप, जैसे कोई ट्रक की छत पर चल रहा हो। कैबिन के अंदर बैठा छोटू जोर से चीखा, उस्ताद, ऊपर देखो, ऊपर कोई है। मैंने कांपते हुए टॉर्च ऊपर उठाई, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे हाथ से टॉर्च छूट गई। ट्रक की छत पर एक औरत बैठी थी। उसके बाल घुटनों तक लंबे और उलझे हुए थे। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, और उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी। वो मेरी तरफ देखकर एक ऐसी हंसी हंस रही थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती।
फिर उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, रघुबीर, आज आने में देर कर दी। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। उसे मेरा नाम कैसे पता? मैं घबराकर कैबिन की तरफ भागा, लेकिन कैबिन का दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। छोटू अंदर से चीख रहा था और तभी मैंने देखा कैबिन की पिछली खिड़की से एक काला लंबा हाथ धीरे धीरे अंदर घुस रहा था और वो हाथ सीधा छोटू की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। मैंने ट्रक के दरवाजे को पूरी ताकत से झटका, लेकिन वो ऐसे बंद था जैसे किसी ने फेविकॉल से चिपका दिया हो। छोटू, दरवाजा खोल, छोटू! मैं जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन अंदर से छोटू की आवाज अब धीरे धीरे घुटती हुई सुनाई दे रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और शीशे पर दे मारी, पर शीशा टूटा नहीं। ऐसा लगा जैसे मैं कांच नहीं, पत्थर पर वार कर रहा हूं। तभी मेरी नजर अंदर पड़ी। वो काला लंबा हाथ, जिसके नाखून टेढ़े मेढ़े और काले थे, छोटू का गला कसकर पकड़े हुए था। छोटू की आंखें बाहर निकल रही थी। वो घबराकर शीशे पर हाथ मार रहा था। हट पीछे, मैंने खुद से कहा, और पीछे मुड़कर सड़क से एक बड़ा पत्थर उठा लिया। लेकिन जैसे ही मैं पलटा, वो औरत जो अभी कुछ देर पहले ट्रक की छत पर थी, अब सीधे मेरे सामने खड़ी थी। उसका जला हुआ चेहरा मेरे चेहरे से सिर्फ 2 इंच दूर था। उसके मुंह से सड़े हुए मांस की भयानक बदबू आ रही थी। मेरा दम घुटने लगा। वो धीमी कांपती हुई आवाज में बोली, कहाँ जाओगे रघुबीर? तुमने ही तो बुलाया था मुझे। मेरे होठ सूख गए। मैंने कब बुलाया? मेरी आवाज कांप रही थी। वो डरावनी मुस्कान के साथ बोली, 10 साल पहले उसी मोड़ पर, याद करो। और अचानक मेरे दिमाग में एक पुरानी याद बिजली की तरह कौंध गई। लगभग 10 साल पहले इसी हाईवे पर मुझसे एक भयानक हादसा हुआ था। एक कार का ब्रेक फेल हो गया था और वो सीधे मेरे ट्रक के नीचे आ गई थी। उस कार में एक औरत और उसकी छोटी बच्ची थी। गलती मेरी नहीं थी, लेकिन डर के मारे मैंने ट्रक नहीं रोका। मैं वहां से भाग गया था। क्या ये वही औरत थी? वो सिर्फ एक हादसा था। मैं डर और गुस्से में चिल्लाया और पत्थर उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन पत्थर उसके शरीर के आर पार निकल गया जैसे वो हवा हो। वो जोर से हंसी और अगले ही पल वो गायब हो गई। जैसे ही वो गायब हुई, ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं तुरंत कैबिन में घुसा। छोटू सीट पर बेहोश पड़ा था। उसकी गर्दन पर गहरे नीले निशान बने हुए थे। मैंने जोर से उसे झंझोड़ा, छोटू उठ भाई, उठ। उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं थी। वो मेरी तरफ देखने लगा और फिर उसने ऐसी आवाज में कहा जो उसकी थी ही नहीं, अब तुम्हारी बारी है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत सेल्फ मारा। इस बार इंजन गरजा और ट्रक स्टार्ट हो गया। मैं बिना सोचे समझे पहला गियर लगाया और एक्सेलरेटर इतना दबाया कि इंजन चीखने लगा। मैं बस वहां से भाग जाना चाहता था। सड़क बिल्कुल साफ थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि स्पीडोमीटर पर सुई 80-100 दिखा रही थी, फिर भी मुझे लग रहा था कि ट्रक वहीं खड़ा है। सड़क के दोनों तरफ वही पेड़, वही मोड़, जैसे मैं एक ही जगह गोल गोल घूम रहा हूं। तभी मैंने साइड मिरर में देखा। ट्रक के पीछे लदी हुई लोहे की रॉड्स धीरे धीरे सरक रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर खींच रही हो। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, एक एक करके रॉड सड़क पर गिरने लगी। हर रॉड गिरने के साथ ट्रक हल्का हो रहा था, लेकिन मेरा डर और भी बढ़ता जा रहा था। मैंने छोटू की तरफ देखा। वो चुप बैठा था, लेकिन उसके हाथ धीरे धीरे स्टीयरिंग व्हील की तरफ बढ़ रहे थे। वो ट्रक को सड़क से नीचे उतारने की कोशिश कर रहा था। छोटू, हाथ हटा। मैंने उसके हाथ पर जोर से थप्पड़ मारा, लेकिन उसका हाथ ठंडे लोहे की तरह सख्त था। तभी अचानक सामने से तेज रोशनी दिखाई दी। एक और ट्रक सामने से आ रहा था। मैं जोर जोर से हॉर्न बजाया, डिपर दिया, लेकिन वो ट्रक रुका नहीं। वो सीधे मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। रुको, गाड़ी रोको, मैं चीखा। लेकिन जैसे ही वो ट्रक मेरे बिल्कुल पास आया, अचानक वो गायब हो गया और उसकी जगह वही औरत अब मेरे ट्रक के बोनट पर चिपक गई थी। उसका जला हुआ चेहरा शीशे से सटा हुआ था। वो अपने लंबे नाखूनों से शीशे पर कुछ लिखने लगी। धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, बलि, बलिदान। तभी मुझे समझ आया, वो औरत मुझे सिर्फ मारना नहीं चाहती थी, वो मुझसे कुछ मांग रही थी। खूनी सौदा और मौत का मोड़। छोटू के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर ऐसे जमे हुए थे जैसे लोहे के बन गए हों। वो ट्रक को सड़क से नीचे उतारने की कोशिश कर रहा था,
छोटू, होश में आ, ये तू क्या कर रहा है? मैंने उसके हाथ पकड़कर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर जैसे जानवर जैसी ताकत आ गई थी। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वो भारी और दबे हुए स्वर में बोला, रघुबीर, उसे एक जान चाहिए, अगर मैं नहीं तो तू। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई और उसके गले से बोल रहा हो। इस बीच ट्रक सड़क के बिल्कुल किनारे पहुंच गया था। टायर मिट्टी पर फिसलने लगे थे। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक पैडल बिल्कुल ढीला हो चुका था। मैंने तुरंत हैंड ब्रेक खींचा, लेकिन वो भी टूटकर मेरे हाथ में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं घबरा कर चिल्लाया। तभी ट्रक के बोनट पर बैठी वो औरत अचानक अपना सिर जोर से शीशे पर मारने लगी। थाक, शीशे में एक दरार पड़ गई। फिर उसने दोबारा सिर मारा। थाक। हर बार जब उसका सिर शीशे से टकराता, ट्रक के अंदर का तापमान और गिर जाता। सांस से धुआं निकलने लगा था। वो फुसफुसाती हुई बोली, याद है वो रात रघुबीर, तुमने मेरी बच्ची को सड़क पर तड़पता छोड़ दिया था। मेरा गला सूख गया। वो आगे बोली, आज तुम्हारे पास मौका है, या तो खुद को दे दो या इस मासूम को। मैंने छोटू की तरफ देखा। वो मेरा दोस्त था, मेरे भाई जैसा था। उसका चेहरा दर्द और डर से नीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में मदद की गुहार थी। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं चलते ट्रक से कूद जाऊं तो, लेकिन 80 की रफ्तार में कूदना मतलब सीधी मौत को बुलाना था। तभी अचानक ट्रक के पीछे से एक भयानक आवाज आई, क्रैक। जो लोहे की रॉड्स ट्रक में लदी थीं, उनमें से एक अचानक पीछे से सरकती हुई केबिन के पिछले शीशे को तोड़कर अंदर घुस आई। वो रॉड सीधे छोटू और मेरे बीच से निकल गई। अगर मैं 1 इंच भी बाईं तरफ होता तो वो मेरे सीने को चीर देती। छोटू दर्द से कराह उठा। उस्ताद, बचा लो। उसके मुंह से खून बहने लगा। वो लोहे की रॉड उसके कंधे को चीरते हुए निकल गई थी। मेरा डर अब गुस्से में बदल चुका था। मैं जोर से चिल्लाया, बहुत हो गया। मैंने डैशबोर्ड खोला और अपना पुराना खुखली निकाल लिया, जिसे मैं हमेशा सुरक्षा के लिए रखता था। मैंने ये नहीं सोचा कि वो भूत है या साया। मैंने पूरी ताकत से शीशे के पार उस औरत की आंख में खुखरी घोंपने की कोशिश की। जैसे ही मेरा वार हुआ, अचानक एक तेज रोशनी चमकी और एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। अगले ही पल ट्रक एक जोरदार झटके के साथ रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ना वो औरत थी, ना वो बदबू। मैंने घबरा कर बाहर देखा। हम NH33 के उस मशहूर मंदिर के ठीक सामने खड़े थे, जहां हर ट्रक ड्राइवर गाड़ी रोककर माथा टेकता है। डर के मारे मैं उस मंदिर को बिना रुके पार कर गया था। मैंने तुरंत छोटू की तरफ देखा। वो सीट पर गिरा पड़ा था। उसका कंधा खून से भीग चुका था, लेकिन वो सांस ले रहा था। जो लोहे की रॉड केबिन में घुसी थी, वो अब वहां नहीं थी। क्या ये सब सिर्फ एक भ्रम था? मैं ट्रक से नीचे उतरा। बोनट पर किसी के जले हुए हाथों के निशान बने हुए थे और ट्रक के पीछे सड़क पर लोहे की सारी रॉड्स एक सीधी कतार में रखी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें बहुत ध्यान से सजाया हो। मेरी रूह कांप उठी। मैं तुरंत मंदिर की तरफ भागा और पंडित जी को जगाया। उन्होंने छोटू की हालत देखी और हमें अंदर ले गए। पंडित जी ने गंगा जल छिड़कते हुए कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो बेटा। इस रास्ते पर जो वो मांगती है वो लेकर ही रहती है। आज मंदिर की दहलीज ने तुम्हें बचा लिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर बाद जब मैं वापस ट्रक के पास गया तो मेरी रूह तक कांप गई। ट्रक के साइड मिरर पर खून से कुछ लिखा हुआ था। मैं धीरे धीरे पास गया। वहां मेरा नाम नहीं लिखा था, वहां लिखा था, वापसी का इंतजार रहेगा। उस दिन मैंने फैसला कर लिया। मैंने हमेशा के लिए ट्रक चलाना छोड़ दिया। आज मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूं, लेकिन आज भी जब रात में दूर से किसी ट्रक का हॉर्न सुनाई देता है तो मुझे वही जला हुआ चेहरा याद आ जाता है और उसके शब्द, वापसी का इंतजार रहेगा। ये दूसरी ट्रक ड्राइवर की आप बीती हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने हमें भेजी है, जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी इतनी डरावनी है कि अगर आपने आखिर तक सुनी तो शायद रात में अकेले सफर करने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि जो उस ट्रक ड्राइवर के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है।
मेरा नाम इमरान है और मैं पिछले 18 साल से ट्रक चला रहा हूँ। मैंने भारत के लगभग हर बड़े हाईवे पर गाड़ी चलाई है। रात, तूफान, पहाड़, जंगल सब देखा है। लेकिन 2019 की एक रात ऐसी थी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात जो मेरे साथ हुआ उसे याद करते ही आज भी मेरे हाथ कांपने लगते हैं। उस समय मैं जयपुर से नागपुर की तरफ सामान लेकर जा रहा था। रात के करीब 1:30 बजे होंगे। NH52 हाईवे का वो हिस्सा बहुत सुनसान था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। बारिश अभी अभी रुकी थी और सड़क पर हल्की धुंध छाई हुई थी। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स उस धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। रेडियो भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। बस इंजन की आवाज और बाहर चलती हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। मुझे अचानक एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। मैंने सोचा शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। तभी अचानक मुझे सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। वो एक आदमी था। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और वो हाथ देकर ट्रक रोकने का इशारा कर रहा था। मैंने ट्रक थोड़ा धीमा किया, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे उसके चेहरे पर गहरा साया हो। फिर भी मैंने ट्रक रोक दिया। वो धीरे धीरे ट्रक के पास आया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसकी आवाज बहुत अजीब थी। भाई, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दोगे? मैंने पूछा। इतनी रात में यहां क्या कर रहे हो? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, बस रास्ता भटक गया। मुझे थोड़ा शक हुआ, लेकिन ट्रक ड्राइवर होने के नाते हम अक्सर लोगों को लिफ्ट दे देते हैं। मैंने दरवाजा खोल दिया। वो आदमी चढ़कर मेरे बगल में बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, मुझे अचानक बहुत ठंड लगने लगी। ट्रक के अंदर का तापमान जैसे अचानक गिर गया था। मैंने सोचा शायद बारिश की वजह से ठंड है। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम अर्जुन है। उसकी आवाज़ बहुत भारी थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि वो आदमी लगातार मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल अजीब थीं, बहुत काली और बिना चमक के। फिर उसने अचानक पूछा, तुम्हें पता है इस रास्ते पर कितने लोग मर चुके हैं? मैंने हंसते हुए कहा, हाईवे है भाई, एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं। वो धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कहा, हाँ, एक्सीडेंट। फिर वो खिड़की के बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद हम एक मोड़ के पास पहुंचे। अचानक उसने जोर से कहा, ट्रक रोक दो। मैंने ब्रेक लगा दिया, लेकिन वहां कोई गांव नहीं था, बस जंगल था और अंधेरा। मैंने उससे पूछा, यहां क्यों उतरना है? वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा और बोला, क्योंकि यहीं मेरी मौत हुई थी। मेरे हाथ से स्टीयरिंग लगभग छूट गया। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरी सांस रुक गई। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसके माथे से खून बह रहा था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, जैसे एक्सीडेंट में टूट गई हो। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। मैंने डरते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन वो सीट खाली थी। वो आदमी गायब हो चुका था। मेरे पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भागने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरी चीख निकल गई। ट्रक के पीछे सड़क के बीचों बीच वही आदमी खड़ा था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे दर्जनों लोग खड़े थे, सभी खून से लथपथ, और सभी मेरी तरफ देख रहे थे। और तभी ट्रक के पीछे से किसी के चढ़ने की आवाज आई, धम धम धम, जैसे कोई भारी चीज ट्रक पर चढ़ रही हो। मैंने डरते हुए शीशे में देखा, और जो मैंने देखा वो आज तक मुझे सोने नहीं देता। ट्रक के पीछे दर्जनों हाथ लटके हुए थे, और वो सभी धीरे धीरे ट्रक के ऊपर चढ़ रहे थे। और तभी ट्रक के केबिन के अंदर मेरे कान के पास एक आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। ट्रक के अंदर शैतानों का हमला। उस आवाज ने मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी, अब तुम्हारी बारी है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन केबिन में कोई नहीं था, सिर्फ मैं था और मेरे दिल की तेज धड़कन। लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे बहुत करीब खड़ा है।
मैंने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। इंजन की आवाज़ तेज हो गई और ट्रक अंधेरे हाईवे पर दौड़ने लगा। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। वाइपर कांच पर लगातार चल रहे थे, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि सड़क ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। मैंने खुद को समझाया, इमरान तू पागल हो रहा है, ये सब थकान की वजह से है। लेकिन तभी ट्रक के पीछे से फिर वही आवाज आई, धम धम धम, जैसे कोई बहुत भारी चीज ट्रक के पीछे चल रही हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरा खून जम गया। ट्रक के पीछे तिरपाल के ऊपर कोई खड़ा था। बारिश की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुक रहा था। मैंने डर के मारे ट्रक और तेज कर दिया, स्पीड 90, 100, 110, लेकिन वो चीज अभी भी ट्रक के ऊपर खड़ी थी। अचानक ट्रक के केबिन की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई इंसान छत पर चल रहा हो। मेरा गला सूख गया। मैंने डरते डरते ऊपर देखा और उसी पल केबिन की छत अचानक जोर से हिलने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, ऐसा लगा जैसे किसी ने ऊपर से जोरदार छलांग लगाई हो। मैंने तुरंत ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। ट्रक अब अपने आप तेजी से दौड़ रहा था। मैं पूरी ताकत से ब्रेक दबा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं। तभी मेरे बगल वाली सीट धीरे धीरे दबने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां बैठ रही हो। मैंने डरते डरते उस सीट की तरफ देखा और मेरी सांस रुक गई। वहां धीरे धीरे एक चेहरा दिखाई देने लगा, पहले धुंधला फिर साफ। वो वही आदमी था, अर्जुन, लेकिन अब उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो धीरे से मुस्कुराया, फिर बोला, भाग क्यों रहे हो? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा। तुम कौन हो? वो हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी, जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हो। फिर उसने धीरे से कहा, हम वो हैं जिन्हें तुम जैसे ड्राइवरों ने मार दिया। मेरे दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधी। मैंने किसी को नहीं मारा। वो फिर हंसा और अचानक उसने मेरी तरफ झुककर कहा, लेकिन आज तुम हमारे साथ आओगे। इतना कहकर उसने मेरा स्टीयरिंग पकड़ लिया। ट्रक अचानक बाईं तरफ मुड़ गया। सड़क के किनारे एक गहरी खाई थी। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग खींचा, लेकिन वो चीज मुझसे ज्यादा ताकतवर थी। ट्रक खाई की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी घूम गई। मैंने जोर से भगवान पुकारा और उसी पल कुछ अजीब हुआ। ट्रक अचानक रुक गया, एकदम से, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने खाई से सिर्फ 2 फुट पहले मेरा ट्रक खड़ा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने बगल वाली सीट की तरफ देखा, लेकिन वो सीट खाली थी। अर्जुन गायब हो चुका था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मुझे पीछे से एक साथ दर्जनों आवाजें सुनाई दी। वो बच गया, अभी नहीं, लेकिन अगली बार। मेरे पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भागने लगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली डर अभी शुरू हुआ है, क्योंकि कुछ किलोमीटर आगे मुझे एक ऐसा ढाबा मिलने वाला था जहां कोई इंसान जिंदा वापस नहीं लौटा था। अब मेरे पीछे दीवार थी और सामने दर्जनों जिंदा लाशें मेरी तरफ बढ़ रही थी। ढाबे के अंदर अंधेरा था, लेकिन उनकी काली आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। सबसे आगे अर्जुन खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी फट जाएगा। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, कोई रास्ता नहीं था। तभी मुझे अचानक अपनी अम्मी की बात याद आई। वो हमेशा कहती थी, जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो ऊपर वाले को पुकारो। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली और जोर से पुकारा, हे भगवान, मेरी मदद करो। और उसी पल ढाबे के अंदर तेज हवा चलने लगी। दरवाजा जोर से खुल गया। लाइट्स अचानक जल उठी और जो मैंने देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। ढाबे में खड़े सारे लोग अचानक पीछे हट गए, जैसे किसी चीज से डर गए हों। अर्जुन का चेहरा गुस्से से भर गया। वो जोर से चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी मुझे अपने कानों में अजान जैसी आवाज सुनाई देने लगी। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन साफ थी। हे भगवान, रक्षा करो।
जैसे ही वो आवाज गूंजी, ढाबे के अंदर खड़े सभी भूत दर्द से चिल्लाने लगे। उनके शरीर धुएं की तरह हवा में उड़ने लगे। अर्जुन भी धीरे धीरे गायब होने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आज तुम बच गए, लेकिन ये रास्ता कभी किसी को नहीं छोड़ता। और अगले ही पल सब गायब हो गया। ढाबे के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। अब वहां कोई नहीं था, न बूढ़ा आदमी, न वो लड़का, न वो डरावने लोग। मैंने चारों तरफ देखा। ढाबा अब पूरी तरह खाली और टूटा फूटा था, जैसे कई सालों से बंद पड़ा हो। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। कुछ देर पहले जहां लोग बैठे थे, जहां चूल्हे पर चाय उबल रही थी, जहां अर्जुन और बाकी लोग मुझे घूर रहे थे, वहां अब सिर्फ टूटे हुए बर्तन पड़े थे। मेजों पर मोटी धूल जमी हुई थी, दीवारों पर काले जले हुए निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां बहुत साल पहले आग लगी हो। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी ढाबे के अंदर से अचानक एक हल्की सी आवाज आई, चर। जैसे कोई लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुला हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने डरते डरते उस आवाज की तरफ देखा। ढाबे के अंदर का पिछला दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी दरवाजा अपने आप हिल रहा था। मैंने खुद से कहा, इमरान, यहां से निकल अभी। मैं तेजी से मुड़ा और बाहर की तरफ पढ़ने लगा, लेकिन तभी मेरे पीछे से एक साथ कई फुसफुसाती आवाजें सुनाई दी। रुको। मेरे पैर वहीं जम गए। वो आवाजें बहुत धीमी थीं, लेकिन साफ सुनाई दे रही थीं, जैसे कई लोग एक साथ धीरे धीरे बोल रहे हों, हमें छोड़कर मत जाओ। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। ढाबे के अंदर टूटी हुई मेजों के पीछे, दीवारों के पास धुंध जैसी कई परछाइयां खड़ी थीं। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। और उन सब के बीच अर्जुन खड़ा था। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसके माथे से खून टपक रहा था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और भारी आवाज में बोला, तुम चले गए तो हम फिर अकेले रह जाएंगे। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मैं पीछे हटने लगा। तभी अचानक ढाबे के अंदर तेज हवा चलने लगी। दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। टूटी कुर्सियां अपने आप हिलने लगी और उन सब पर छाइयों की आवाज एक साथ गूंजने लगी। रुको, यहीं रहो, हमारे साथ। मैं डर के मारे भागने लगा। मैं तेजी से ढाबे के दरवाजे की तरफ दौड़ा। जैसे ही मैं बाहर निकला, अचानक सब आवाजें बंद हो गईं। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने पीछे मुड़कर ढाबे की तरफ देखा और मेरी रूह कांप गई। जहां ढाबा था, वहां अब सिर्फ जली हुई जमीन और टूटी हुई दीवारें खड़ी थीं, जैसे वो जगह कई साल पहले ही खत्म हो चुकी हो। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए ट्रक की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रात का डर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे ही मैं ट्रक में बैठा और रियर व्यू मिरर में देखा, मुझे लगा ढाबे की टूटी हुई दीवारों के बीच से दर्जनों परछाइयां अभी भी मुझे घूर रही थीं, और उनमें सबसे आगे खड़ा था अर्जुन, और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। आज की आखिरी सच्ची भूतिया आप बीती है, जो हमें हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने भेजी है। रात का समय था और गांव की सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं थका हुआ था। लंबे समय के ट्रिप के बाद मेरी बस आखिरकार आखिरी बस स्टेशन पर पहुंची, जो गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। यह स्टेशन छोटे और पुराने ढांचे वाला था। यहां सिर्फ एक टूटा पुराना काउंटर और झपकती हुई लाइटें थीं। स्टेशन पर पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। हवा में धूल और पुरानी चीजों की गंध थी, और चारों तरफ अंधेरा फैल रहा था। ऐसा लगता था जैसे समय यहीं रुक गया हो। मैंने काउंटर पर बैठे आदमी की ओर देखा। उसकी आंखें खाली, गहरी और सुनसान थीं। मैं बोला, अगली बस कब आएगी? वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, रात को कोई बस यहां से नहीं जाती। मेरा दिल डर से तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद वो मजाक कर रहा है। स्टेशन पर चारों ओर झांकते हुए मैंने देखा कि यहाँ कोई अन्य यात्री नहीं है।
बस स्टॉप पर सिर्फ कुछ टूटे बेंच और एक पुरानी लाइट का खंडहर था जो हवा के झोंके से हिल रही थी। मैं थककर बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद झपकती हुई रोशनी के साथ मुझे लगा कि बस आ रही है, लेकिन बस की संख्या या ड्राइवर का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बस का इंजन चलता था, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। दरवाजे खुलते ही अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और धीमे स्वर में कहा, आओ सब आओ। मैं पीछे हटना चाहा, पर मेरे पैर मानो मेरी नहीं सुन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे वहां रोक रही हो। बस के अंदर कुछ लोग थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले और पारदर्शी लग रहे थे, जैसे वे इस दुनिया के नहीं किसी और आयाम के हों। एक औरत ने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम हमेशा यहीं रुक जाओगे। मैं घबराया। हर कोशिश करने पर भी स्टेशन का रास्ता गायब होता गया। जंगल की परछाइयां चारों तरफ फैल रही थीं, और जैसे ही मैंने दौड़ने की कोशिश की, मैं हमेशा उसी जगह पर लौट आता। बस धीरे धीरे खिसकती हुई मेरे पास आई। मेरी सांस तेज थी और हाथ कांप रहे थे। फिर भी मैंने मन में हिम्मत रखी, लेकिन जैसे ही मैंने बस में कदम रखा, सब कुछ काला हो गया। सिर्फ हवा में एक सर्द हंसी गूंज रही थी। अगली सुबह स्टेशन पर सिर्फ खाली बेंच और एक पुरानी टिकट मिली जिस पर लिखा था, जो भी रात को यहाँ रुकता है वो कभी लौट कर नहीं आता। लोग कहते हैं रात के 12 बजे आखिरी बस स्टेशन पर एक पुरानी बस चपकती है, और जो भी वहां रुकता है वो हमेशा के लिए उस बस का हिस्सा बन जाता है। जैसे ही मैंने डर के मारे बस में कदम रखा, सब कुछ काला हो गया। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा में गूंजती सर्द हंसी के। बस के अंदर का माहौल बेहद अजीब और असली से परे था। मैंने चारों तरफ देखा। सीटों पर कुछ लोग बैठे थे, पर उनके चेहरे धुंधले और पारदर्शी लग रहे थे। उनकी आंखें खाली और गहरी थीं, जैसे वे इस दुनिया से नहीं किसी और आयाम के हों। एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और धीमे स्वर में बोला, जो यहाँ आता है वो बस में फंस जाता है। हम सब भी कभी इसी रास्ते से गुजरे थे। मैं डर के मारे पीछे हटना चाहा, पर मेरे पैर मानो मेरी नहीं सुन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे वहां रोक रही हो। बस के अंदर अनंत जैसी लग रही थी। जितना कदम मैं बढ़ाता, उतना ही बस का अंदर का हिस्सा बड़ा और अजीब बनता। तभी बच्चों की हंसी गूंजने लगी। वे पारदर्शी थे, लेकिन जीवंत लग रहे थे। उन्होंने मुझे घेर लिया। उनकी आवाज में गहरी चेतावनी थी, जो भी यहाँ फंसता है उसका डर हमारा मनोरंजन बन जाता है। मैं दौड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार वही जगह सामने आती। कोई दरवाजा नहीं, कोई रास्ता नहीं। बस की सीटें खुद बदल रही थीं, और जो लोग पहले से फंसे थे वो मुझे खींचने लगे। फिर मैंने देखा, बस के अंदर की दीवारें बदल रही थीं। एक तरफ पुरानी हवेली दिखाई दी, टूटी खिड़कियां और खून के निशान। दूसरी तरफ अजीब जंगल जिसमें पेड़ बोल रहे थे, पत्तियां हंस रही थीं और शैडोज मेरे चारों तरफ घूम रही थीं। बूढ़ी औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीमे स्वर में कहा, ये बस समय और दुनिया के बाहर चलती है। जितना डरोगे उतनी तेज चलेगी। मैंने आंखें बंद कर प्रार्थना की। जब मैंने खोली तो सब आत्माएं मुझे घूर रही थीं। बस के अंदर अब सिर्फ अंधेरा, चीखें और हंसी थी। मैं धीरे धीरे उनकी तरह पारदर्शी होने लगा। बस ने अचानक तेजी से चलना शुरू किया। बाहर कोई सड़क नहीं, सिर्फ अंधेरा और चलती परछाइयां। मैंने महसूस किया कि अब मैं भी उन आत्माओं का हिस्सा बन चुका हूं, और आज भी रात के 12 बजे आखिरी बस स्टेशन पर वही पुरानी बस झपकती है। जो भी वहां पहुंचता है और बस का बुलावा सुनता है वो कभी लौट कर नहीं आता। लोग कहते हैं ये बस डर और फंसी आत्माओं की दुनिया को जोड़ती है। जो ज्यादा डरता है वही बस का हिस्सा बनता है। जैसे ही बस अंधेरे में बढ़ रही थी, मैंने महसूस किया कि अब समय और जगह का कोई अर्थ नहीं रह गया। दीवारें, खिड़कियां और सीटें बदलते रहते। कभी पुरानी हवेली, कभी अजीब जंगल, कभी टूटे पेड़ और घनी शैडोज। फंसी आत्माएं अब पूरी तरह जीवित और सक्रिय हो चुकी थीं। उनके चेहरे धुंधले, आंखें खाली और दर्द भरी थीं। उनकी हंसी, उनकी चीखें और उनकी चाल सब बस को और तेजी से आगे बढ़ा रही थी। तभी एक नया यात्री बस में आया। वो भी थका हुआ और डरा हुआ था। जैसे ही उसने कदम रखा, उसकी आंखों में डर झलकने लगा। बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा, देखो, हर नया यात्री अपनी चेतना और डर यहाँ लाता है। जितना डर उतना फंसना। मैंने देखा कि नए यात्री धीरे धीरे उस डर और अंधकार में खोते जा रहे थे। उनके चारों तरफ सीटें और दीवारें बदल रही थी। कभी ये जंगल बन जाता, कभी पुरानी हवेली,
शैडोज घूम रहे थे और हर फंसी आत्मा उन्हें खींचने की कोशिश कर रही थी। एक आदमी मोबाइल पकड़कर भागने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया उसका हाथ हवा में फंस गया। उसकी चीखें बस की ध्वनि का हिस्सा बन गईं। एक औरत अपने बच्चों को पुकारती है, लेकिन बच्चे वहां नहीं थे। उसकी पीड़ा बस में हर मोड़ पर गूंज रही थी। बस की अनंत दुनिया में जो लोग ज्यादा डरते थे, उनकी चेतना पूरी तरह से बस में बदल जाती थी। वे अब नए यात्रियों को अपनी तरह फंसाने लगते थे। ये खेल कभी खत्म नहीं होता। हर यात्री का डर बस को और तेज और मिस्टीरियस बनाता है। मैंने महसूस किया कि अब मैं भी धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा हूँ। मेरी हंसी और चीखें बस की ध्वनि का हिस्सा बन रही थीं। बाहर कोई रास्ता नहीं, कोई वापसी नहीं, बस सिर्फ चलती रहती थी, अंधेरे में, समय और जगह से बाहर, आत्माओं की दुनिया में। और आज भी रात के 12 बजे आखिरी बस स्टेशन पर वही पुरानी बस झपकती है। जो भी वहां पहुंचता है और बस का बुलावा सुनता है, वो कभी लौट कर नहीं आता। लोग कहते हैं ये बस सिर्फ डर और फंसी आत्माओं की दुनिया को जोड़ती है। जो ज्यादा डरता है वही बस का हिस्सा बनता है। जैसे ही बस अंधेरे में बढ़ रही थी, मुझे महसूस हुआ कि अब कोई वापसी नहीं है। बस की दुनिया समय और जगह से पूरी तरह बाहर थी। हर फंसी आत्मा, हर डर और हर चीख बस को और तेज और मिस्टीरियस बनाती थी। बूढ़ी औरत ने अंतिम बार कहा, जो भी रात को आखिरी बस स्टेशन पर आता है, उसका डर और उसकी चेतना हमेशा हमारी दुनिया में फंस जाती है, और जो यहाँ आता है वो कभी लौट कर नहीं जा सकता। मैंने चारों तरफ देखा। नए यात्री धीरे धीरे बस की अनंत दुनिया में खोते जा रहे थे। कुछ की चीखें हवा में गूंज रही थीं, कुछ हंसी में बदल रही थीं। बस की अनंत यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये डर और फंसी आत्माओं की दुनिया को जोड़ती रहती है। और आज भी रात के 12 बजे आखिरी बस स्टेशन पर वही पुरानी बस झपकती है। जो भी वहां पहुंचता है और बस का बुलावा सुनता है, वो कभी लौट कर नहीं आता। लोग कहते हैं ये बस सिर्फ डर और फंसी आत्माओं की दुनिया ले जाती है। जो ज्यादा डरता है वही बस का हिस्सा बनता है। कहानी का संदेश: यदि कभी रात में आप आखिरी बस स्टेशन पर पहुंचो और कोई पुरानी बस आपको बुलाए, तो कभी मत रुकना। अगर आपको आज की ये डरावनी सच्ची कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको ये कहानियां कैसी लगीं। ऐसी ही और सच्ची और डरावनी आप बीती सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खौफनाक कहानी के साथ।